एक गांव में शारदा रहती थी। वो बहुत ही बेवकूफ थी और उसकी बहू एक बुद्धिमान औरत थी। शारदा जब भी कोई काम करती थी तो हर बार कोई ना कोई समस्या आती थी। अनामिका हमेशा अपनी सासू माँ को बचाने की कोशिश करती थी। तभी एक दिन, सासू माँ, आप हर बार ऐसा काम क्यों करती है? अपने पैरों पे अपनी कुड़ाली मारती है। लोग तरह तरह की बातें करते हैं। ऐसी बातें मुझे सुनना अच्छा नहीं लगता है। प्लीज सासू माँ, ऐसा मत किया कीजिए। रुको, बहुत हो गया। तुम ऐसे बात कर रही हो जैसे तुम मेरी सासू माँ हो। तब से डांटे जा रही हो। मैं तुम्हारी सासू माँ हूँ, याद रखना। मैंने वही कहा जो मुझे कहना चाहिए था। अपनी बहू की ऐसी बातें सुनकर शारदा ने बहुत सोचा और उसके बाद सब्जी का व्यापार करने का फैसला लिया। उसने एक सब्जी की गाड़ी ली और ताजी सब्जियां बेचने लगी। सब्जियाँ ले लो, सब्जियाँ, ताजी ताजी सब्जियाँ, बहुत ही सस्ते दामों में सब्जियाँ। सासू माँ, इस व्यापार को अच्छे से कीजिए। मुझे पता है, तुम ज्यादा मुझे सिखाओ नहीं। तुम पहले यहाँ से जाओ। ऐसा लग रहा है मेरे पीछे ही पड़ गई हो। शारदा की ऐसी बातें सुन के अनामिका वहाँ से चली जाती है। शारदा वहाँ पे सब्जियाँ बेचने लगती है। थोड़ी देर बाद पड़ोसी पार्वती वहाँ पे आती है सब्जियाँ लेने। कितने की है ये सब्जियाँ शारदा? 100 रुपए किलो के है सब्जियाँ। बहुत ताजे है पार्वती, ले लो। क्या कह रही हो? 100 रुपए? बाजार में तो 50 रुपए में मिल रहे हैं। दुगने दाम है तुम्हारे पास शारदा। ये साधारण सब्जियाँ नहीं है पार्वती। घर ले जाने के बाद ये बड़े हो जाएंगे जब तुम इनकी सब्जियाँ बनाओगी। इसीलिए ये महंगे हैं। अगर पसंद है तो लो, नहीं तो जाओ। क्या बोल रही हो शारदा? मैं ये सब्जियाँ लूंगी। ऊपर से तुमने कहा है कि ये दुगना हो जाएंगे। मैं तो देखना चाहती हूँ। ऐसा कहकर पार्वती शारदा से सब्जियाँ लेकर घर चली जाती है और उन्हें पकाने लगती है। पर सब्जियाँ बड़े नहीं होते हैं। ये देखकर उसे बड़ा गुस्सा आता है। क्या शारदा, तुमने कहा कि ये सब्जियाँ बड़े बड़े हो जाएंगे, पर तुमने तो धोखा दिया। मैं विश्वासघात क्यों करूं? सब्जियां पकाते समय सब्जियां थोड़ी भी नहीं फूली क्या? बताओ। ये तो सामान्य बात है शारदा। जब हम खाना पकाते हैं तो सब्जियां थोड़ी सी बढ़ती है। इसमें आश्चर्य की कौन सी बात है? इसीलिए मैंने इसे दुगने रेट पर बेचा। जब हम सब्जियां पकाते हैं तो वो फूल जाती है। मैंने किसी के साथ विश्वासघात नहीं किया। जब पार्वती का दिमाग बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है तो वो आलतू फालतू बातें करने लगती है जो उसे नहीं कहना चाहिए था। और भी लोग जो शारदा से सब्जियां ली थी वो जाके उन्हें बहुत सारी बातें कहती है। तब अनामिका बीच में घुसती है और उन सभी को मना लेती है। सासू माँ, अगर आप इसी तरह बेवकूफी भरी काम करेंगी तो सब आपको फटकार लगाएंगे। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस घर पे ही रहिए। अपनी बकवास बातें बंद करो। मैं सुनने वाली नहीं हूँ। ये मेरा घर है। जैसा मैं चाहूंगी वैसा ही होगा। जब मैं चालाकी जैसा काम की हूँ तब चालाक कैसे नहीं हूँ? अपना मुंह बंद ही रखो तुम। शारदा को बहुत गुस्सा आता है और गुस्से में वो अपनी बहू को वो सारी बातें कह जाती है जो उसे नहीं कहना चाहिए था। अनामिका उन सारी बातों को चुपचाप सुन के अंदर चली जाती है। बाद में शारदा सोचती है कि कोई ऐसा अच्छा धंधा करे जिससे ग्रामीण आके उन्हें डांटे नहीं। वो सोचती है एक अच्छा व्यापार करेगी। तब वो अनामिका से कहती है, सासू माँ, मैंने एक अच्छी तरकीब सोची है। हम सैलून शुरू कर सकते हैं। इतने सारे लोग वहाँ आएंगे। मुझे सैलून का काम भी आता है। शादी से पहले मैंने इससे जुड़ी हर चीज सीखी थी। अगर हम सैलून शुरू करते हैं तो लोग हमारे पास आएंगे और हम पैसे भी कमा सकते हैं। आप क्या कहती है सासू माँ? अगर आप सहमति देती है तो हम जल्द शुरू कर सकते हैं सैलून। सासू माँ होने के नाते मुझे तुम्हारी बातें सुनने की जरूरत नहीं है। लेकिन जैसा कि तुमने कहा मुनाफे के साथ व्यापार है, तो मैं सोच रही हूँ कि हम सैलून शुरू कर सकते हैं। शारदा ने एक नई सैलून की दुकान शुरुआत कर देती है। उस सैलून में पड़ोस की महिलाएं आने लगती है। अनामिका हर किसी को खूबसूरत बनाती है। लोग इसे पसंद करते हैं। बाद में एक एक करके और लोग आने लगते हैं और धंधा अच्छा चलने लगता है। ऐसे ही कुछ दिन निकल जाते हैं। सभी अनामिका की बहुत तारीफ करते हैं। अनामिका इस बात से बहुत खुश होती है। जब हर कोई मेरी तारीफ कर रहा होता है तो मुझे बहुत खुशी होती है सासू माँ। अगर हम ऐसा करते हैं तो हम पैसे भी कमाते हैं और सभी ग्रामीण पसंद करते, साथ ही सम्मान भी करते हैं हमारा। अरे बाप रे, इतनी खुश क्यों हो रही हो? ऐसा लग रहा है कि तुम आसमान में रॉकेट भेजी हो। ऐसी लड़ रही हो जैसे कि पूरी जैसी फूल गई हो। तुमको क्या लगता है तुम क्या करती हो? ये सारा काम मैंने बहुत पहले ही करके छोड़ दिया है। जाओ जाओ, बड़ी आई। सासू माँ,
सैलून इसी तरह चलाना होता है। अगर हम साधारण तरह से काम करें ना, तो हमें बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। हाँ, इस सैलून के लिए तो हजार रुपए खर्च करती हो सामान लाने के लिए। वो खर्च तो महंगे है ना। ऐसा भी तो हो सकता है बिना खर्च किए हुए स्वाभाविक रूप से सब कुछ किया जाए, समझी कि नहीं? ऐसा मत कहिए सासू माँ, कुछ ही देर में पोंगल पर्व आने वाला है। सारे सामान सैलून के खत्म हो गए हैं, लोग आते ही होंगे। मैं वो सब सामान लेने जा रही हूँ। आप सैलून का ख्याल रखिएगा, ठीक है ना? इतना कहकर अनामिका शहर चली जाती है। अनामिका के जाने के बाद सैलून में इतने लोग आते हैं कि सुभद्रा को समझ में नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। लेकिन इन सभी दिनों में उसने देखा था उसकी बहू ने क्या किया, इसीलिए वो वहां आए लोगों के लिए कुछ न कुछ करना चाहती थी। उसने प्राकृतिक उत्पाद के साथ कुछ करना चाहा। उस प्राकृतिक में कुछ लोगों के चेहरे पे उसने गोबर लगा दिया, कुछ लोगों के बालों में उसने हल्दी लगा दी, कुछ के तो बाल काट ही दिया उसने। जैसा कि सुभद्रा ऐसा अजीबो हरकत कर रही थी, लोग वहां आए थे, वो भागना चाहते थे, लेकिन सुभद्रा ने उन सभी को अपनी कुर्सी से रस्सी से बांध दिया ताकि वो वहां से भाग ना सके। जब वो इस तरह के प्रयोग कर ही रही थी, तब तक अनामिका वहां पे आ जाती है और उन सभी को वहां से छुटकारा दिलाती है। सभी लोग वहां से भाग के जान बचाते हैं। इतने दिनों से मैंने इतना संघर्ष किया और मेरी मेहनत आपकी चतुराई के अभाव से सब नष्ट हो गया। अब मैं आपके साथ कोई व्यापार नहीं करना चाहती हूँ। आपको बड़ा सा नमस्कार। ऐसा कहकर अनामिका अपने घर चली जाती है। बेवकूफ शारदा चुपचाप घर वापस आती है। तब से वो कोई व्यापार नहीं करती और घर पे रहकर अपना समय व्यतीत करती है। बीरपुर नाम के एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान रमेश अपनी पत्नी और माँ शारदा के साथ रहा करता था। रमेश 3 वक्त की रोटी की व्यवस्था भी बड़ी मुश्किल से कर पाता था। उसे बहुत दुख होता था क्योंकि वो पूरे दिन मेहनत करने के बाद भी अपनी माँ और पत्नी का पेट नहीं भर पाता था और उनकी जरूरतों को पूरा नहीं कर पाता था। एक दिन शारदा उदास होकर ईश्वर से बातें कर रही थी। हे भगवान, तू तो सबकी प्रार्थना को सुनता है ना, फिर मेरे बेटे की आवाज क्यों नहीं पहुंचती तेरे पास? उसका दर्द तू क्यों नहीं देख पाता? मदद कर ईश्वर, उसकी मदद कर। अरे बुढ़िया, जब देखे तो मगरमच्छ के आंसू बहाते रहती है ताकि तुझे कोई काम करना ना पड़े। एक तो इनका बेटा निकम्मा और इनसे भी कोई काम नहीं हो पाता है। जाओ जाके कपड़े धो, आराम करना है मुझे। मैं नौकर नहीं हूँ इस घर की, समझी ना बुढ़िया? इतनी कड़वी बातें मत किया कर बेटा, हम सब एक परिवार है। परिवार घंटा, कितने अमीर परिवार में पाली गई मैं, और मैं कहाँ आके फंस गई। मेरी सब किस्मत। बेटा, पैसे जीवन का हिस्सा है, पैसा जीवन नहीं है। परिवार के महत्व समझो बेटा। हे भगवान, जब देखो तो बकबक। अच्छा देखो, ऐसा है, मुझे ये भाषण बिल्कुल मत दो, ठीक है? मैं फिल्म देखने जा रही हूँ। अच्छा, कपड़े धो देना, समझी? ऐसा कहकर वो चली जाती है। तभी 10 मिनट के बाद रमेश घर आता है। वो अपनी माँ को कपड़े धोते देख बहुत परेशान हो जाता है। अनामिका उस वक्त टीवी देख रही थी। उसे अनामिका पर बहुत गुस्सा आता है और जाकर कहने लगता है, अनामिका, ये सब क्या है? तुम यहाँ बैठ के फिल्म देख रही हो और मेरी बूढ़ी माँ वहाँ पे कपड़े धो रही है। क्या ऐसे बर्ताव किया जाता है बुजुर्गों से? हाँ, आप मुझ पे क्यों नाराज हो रहे हैं जी? मेरा सर दर्द हो रहा था। मैं माँ से बोली कि मैं कुछ देर के बाद कपड़े धो लूंगी, लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी और आपको भड़काने के लिए कपड़े धोने लगी। क्यों माँ जी, कहिए, आप अपने बेटे को समझाइए खुद ही। हाँ बेटा, जा तू, कुछ मत बोल उसे, मैं अपनी मर्जी से कपड़े धो रही थी। इस तरह शारदा कहती है। कहते कहते उसके आंखें भर आते हैं। हे भगवान, दिमाग खराब हो गया है मेरा तुम दोनों का मन मुटाव देखकर। भगवान कुछ करो। एक तो गरीबी का दर्द और ऊपर से इन दोनों का ये सब। फिर रमेश अपनी गायों को चारा डालने चला जाता है, लेकिन वहाँ पर वो देखता है कि एक दूसरी बाहर की गाय भी उनके गायों के साथ खड़ी है।
अरे ये दूसरी गाय कौन है? लगता है ऐसे ही घूमते हुए आ गई है। चलो इसे भी कुछ खाना खिला देते हैं। गौ माता को इस तरह भूखे निकालना ठीक नहीं रहेगा। फिर रमेश बाकी गायों के साथ उस नई गाय को भी खाना खिलाता है। लेकिन इसके बाद एक अद्भुत सा चमत्कार होता है। वो नई गाय गोबर देती है, लेकिन खास बात ये थी कि वो सोने का गोबर निकालने लगती है। ये देखकर वो आश्चर्य हो जाता है। जादू, ये गाय तो सोने का गोबर दे रही है। अद्भुत बात है ये। माँ, अनामिका, तुम दोनों जल्दी यहाँ पर आओ। आ रही हूँ बेटा। क्या हुआ? अजी, क्या बात है, इतने खुश हो? आज 10 रुपए ज्यादा कमा लिए हो क्या? अरे यहाँ आके देखो। हाय, इतना सोना चोरी किए हो क्या? पर ऐसे जमीन पे क्यों फेंके हो सोने को जी? अरे नहीं नहीं, इस गाय ने दिया है ये सोना। आज ना जाने कहां से ये गाय यहाँ पर आ गई। जब मैं चारा डाला इसको, तब इसने सोने का गोबर दिया। बेटा, भगवान ने तेरी सुन ली। ये गौ माता का आशीर्वाद है। हाँ माँ, मैं ये सोना अंदर ले जाकर संभाल कर रख देता हूँ। रमेश उसे लेकर अंदर चला जाता है, पर अनामिका के मन में लालच आने लगती है। वो मन ही मन सोचती है, रमेश जी तो पूरा सोना अपने बुढ़िया माँ को ही दे देंगे। क्यों ना मैं ढेर सारा सोना निकालकर अपने पास रख लूं? फिर वो गाय से कहने लगती है, अरे ओ गाय, चल जल्दी जल्दी और सोना दे। अनामिका की ऐसी बात पर वो गाय अनामिका के हाथों पर असली गोबर दे देती है। छी 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 छी, इस गाय ने तो मेरे हाथों को गंदा कर दिया। इस तरह से वो चिल्ला के कहती है। ये देखकर शारदा कहने लगती है, बेटा, इसीलिए कहती हूँ, प्यार से बात करना सीख, इज्जत करना सीख। रुक, मैं दिखाती हूँ। गौ माता, आपसे विनती है मेरी, थोड़ा और सोने का गोबर देने का कृपा करें। गाय फिर से सोने का गोबर निकालती है। अनामिका ये देखकर चौंक जाती है। उसको अपनी गलती का एहसास होता है कि कितना गलत बर्ताव है उसका। वो शारदा से माफी मांगती है। माँ जी, मैं माफी चाहती हूँ। बड़ी गलत थी मैं, हमेशा आपसे बदतमीजी की। कोई बात नहीं बेटा, मैंने माफ कर दिया तुझे। ये गौ माता बड़ी ही शुभ है हमारे लिए। इनकी अच्छे से पूजा करके बहुत ख्याल रखेंगे हम। जी माँ जी, मैं अभी भी आपकी मदद करूंगी। मुझे माफ कीजिएगा गौ माता, मैंने लालच किया, मगर अब मैं ये गलती जरूर सुधार लूंगी। माफ कर दीजिए गौ माता। इस तरह से सास बहू कहती है। तब से शारदा और अनामिका के संबंध भी अच्छे हो गए। फिर हर रोज वो गाय उनको सोने का गोबर दिया करती थी और वो तीनों मिलके उस गाय की बहुत सेवा करते थे। उस चमत्कारी गाय की कृपा से उनकी गरीबी खत्म हो गई। रमेश एक धनी इंसान बन गया। उन तीनों ने मिलकर उन पैसों से एक एनजीओ खोला और उस एनजीओ के द्वारा वो जरूरतमंद लोगों की मदद करने लगे। उस गाय की कृपा से उनके घर में बहुत सारी खुशियां आ गई। भगवान ने रमेश को उसकी मेहनत और सेवा भाव का इनाम दिया। साथ ही साथ रमेश, शारदा और अनामिका ने भी कभी भी उस गाय के सोने का गलत इस्तेमाल नहीं किया।